तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आज के माई एसबी प्रोग्राम में। और ये स्पेशल सेशन मैंने बोला था कि वुमेन्स के लिए हम लेके आए हैं और हाउसफुल है। और इस चीज़ के लिए मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमेशा इस सेशन को प्यार दिया है और हमेशा इस सेशन में आप लोगों ने पार्टिसिपेशन के लिए एक्साइटमेंट दिया है। और ये साल की शुरुआत भी हमने हाउसफुल से स्टार्ट की है। और सबसे पहले तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी न्यू ईयर। जो आप सपने इस साल देख रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, चाहे वो वेल्थ के हैं, या जो भी आपके गोल्स एंड टारगेट हैं, मैं विश करूंगा और पूरी मैनेजमेंट हम विश करेंगे कि आप उनमें उनको अचीव करने में, उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने में सक्षम हों, सक्सेसफुल हों। सो आइए आज के सेशन को कंडक्ट करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज का सेशन जो है वो मेनोपॉज पे करने वाले हैं। और ये जरूर समझेंगे कि एक्चुअली होता क्या है और ये ऐसी क्या चीज़ है, और स्पेशली वुमेन्स के लिए ऐसी क्या चीज़ है ये, और कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं। और इसका लाइफ में एक नया चैप्टर होता है वुमेन की में। जैसे कि किशोर अवस्था में एक बच्ची जब वो 12 से 13 साल की होती है, तो जो एवरेज पीरियड साइकिल स्टार्ट होने का टाइम होता है, तो धीरे धीरे एज बढ़ती है। तो लगभग लगभग पूरी फर्टाइल एज में, एक फीमेल की फर्टाइल एज में 400 एवरेज, मैक्सिमम साइड में 400 एग के आसपास एक फीमेल प्रोड्यूस कर पाती है। यानी कि 400 बार, 400 टाइम पीरियड साइकिल, मंथली पीरियड्स होते हैं ऑन एक एवरेज डाटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ। और इसकी जो एवरेज एज मानी गई है लगभग लगभग 51 साल, 52 साल के आसपास जाके मेनोपॉज आती है। मेनोपॉज का दूसरा मतलब ये है कि पीरियड साइकिल का स्टॉप हो जाना। और पीरियड साइकिल का स्टॉप हो जाने का मतलब होता है कि 12 महीने से कोई भी पीरियड्स यदि रियकरेंस नहीं हुआ है, पीरियड्स नहीं हुए हैं, तो उसको मेनोपॉज मान लिया जाता है। यानी कि 12 महीने का गैप हो जाए पीरियड्स में, दैट इज उसको हम मेनोपॉज मान लेते हैं। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पोज मतलब वो रुक गया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और ये नेचुरल प्रोसेस कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कम्युनिकेटर, ऐसे कुछ केमिकल बॉडी में होते हैं जो फीमेल में स्पेशली पाए जाते हैं। उन केमिकल को, उन कम्युनिकेटर्स को, उन ट्रांसमीटर्स को, उन स्टिमुलेटर्स को हम हॉर्मोन्स का नाम बोलते हैं। इन सारे चीज़ों को एक पीपीटी के थ्रू मैं आप लोगों के साथ रखना चाहूँगा, और कैसे एक फीमेल अपनी फर्टाइल एज के बाद जो एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज द पीरियड साइकिल, उसके फिनिश हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो वो एक नए हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है, एक नए मैट फिजियोलॉजी से वो गुजरती है। उसमें डिप्रेशन, लाइक उसकी जो एक शेप थी, कर्वी शेप थी, वो फैटी शेप में आना स्टार्ट हुआ। डिप्रेशन, नींद का कम आना, लिवर की फंक्शनिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हॉट प्लेसेस, ड्राइनेस इन ओवरी, नंबर ऑफ फैक्टर एंड कॉम्प्लिकेशंस उस स्टेज में आते हैं। और उसको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि कुछ फीमेल्स को अर्ली मेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उसकी जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन और उसका जो डेली उसका रूटीन रहता है, उस पर भी ये बहुत डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे। सो कैसे अर्ली मेनोपॉज, क्योंकि मेनोपॉज के बाद फीमेल्स को साइकोलॉजिकली लगने लग जाता है कि वो अब लाइफ में फर्टाइल नहीं है, पीरियड साइकिल नहीं आ रहे। जो एक लंबे 30 साल से उनको ये 30 से 35 साल का जो ड्यूरेशन था हर महीने, तो वो एक फर्टिलिटी का, यूथनेस का, यंगनेस का एक सिंबल भी था। जैसे वो रुकते हैं तो साइकोलॉजिकली फीमेल्स के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यदि ये अर्ली आ जाए, जो एक नेचुरल टाइम है उससे अर्ली ये आना स्टार्ट हो, तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा ये एक तरीके से साइकोलॉजिकली मैं बोलूँ, और फिजियोलॉजिकली एंड बॉडी की यदि अदर फंक्शन की बात करूँ, तो और ज़्यादा फीमेल को चुभता है। जैसे ही वो इंडिपेंडेंट होती है, लाइक 40 साल के बाद उसके बच्चे बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू नर्चर देयर किड्स एंड टू सर्व देयर फैमिली, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं ऐसे नेचुरली कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ता है, जहाँ पे उसको ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर होना, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन बढ़ना, स्किन को लूज कर जाना, एंड जो ब्यूटी थी, लाइक बहुत सारे ऐसे फंक्शन थे,
ये धीरे धीरे डिप्लीट होना, तो वहाँ पे उसके साथ कहीं ना कहीं लाइक एक इमोशनल चैलेंज आता है, और इस उस इमोशनल चैलेंज को संभालना, उस फिजियोलॉजिकल चैलेंज को संभालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी लॉन्जेविटी, आपकी हेल्थ स्पेन एंड लाइफ स्पेन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो अफेक्ट करता है। सो इन सारी चीज़ों को हम आज एक सेशन के थ्रू समझेंगे, इसके पीछे ये कैसे स्टार्ट होता है, क्या इसके बीच में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और हम कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सो मैं एक पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ आज इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए। लेट मी कनेक्ट थ्रू द आईपैड। यस, वॉइस इज क्लियर सुनील जी, मैंने आपको को होस्ट बना रखा है। बिल्कुल सही है सर। ओके, थैंक यू। यस, आज के सेशन का दूसरा मकसद ये भी समझ सकते हैं, वी वी विल हेल्प टू एम्पावर। हम महिलाओं को वो सशक्तिकरण जिसको बोलते हैं, प्लीज डोंट टेक अदरवाइज, थोड़ी सी लैंग्वेज हिंदी वाली थोड़ी सी साइंस वाले वर्डों से अलग होती है। सो एम्पावरिंग वुमेन्स थ्रू द, लाइक उसके क्या न्यूट्रिशनल चेंजेस हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होने चाहिए जो मेनोपॉज के बाद उनको फेस करने पड़ते हैं, या अर्ली मेनोपॉज, मेनोपॉज उनकी लाइफ में आ रहा है, तो हाउ वी कैन लाइक फर्टिलिटी को, वाइटिलिटी को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हेल्थ को। सो और ये ऐसा कोई भी फीमेल नहीं होगी जो इस अवस्था से नहीं गुजरेगी, जो इस फेज से नहीं गुजरेगी। सो ये हर किसी की लाइफ में आना है, किसी को अर्ली आएगा, किसी को टाइमली आएगा, बट वही इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेनोपॉज का मतलब है स्टॉप द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। साइकिल का स्टॉप हो जाना ही मेनोपॉज कहलाता है, और ये हर किसी की एज में आता है फीमेल का। इसको एवरेज एज माना गया है 50 से 52 साल। यदि इससे पहले आ रहा है तो इसका मतलब है अर्ली मेनोपॉज है, यानी कि एक टर्म है अर्ली मेनोपॉज। अर्ली मेनोपॉज एक होता है आपका पेरीमेनोपॉज, यानी कि ये एक ऐसी स्टेज है जहां से पीरियड्स इरेगुलर होना स्टार्ट होते हैं। जैसे मंथली पीरियड साइकिल होती है, जिसको 21 से 35 दिन का एक ड्यूरेशन माना जाता है, और इसका एवरेज लिया जाता है 28 दिन का। ऑप्टिमाइज्ड 28 दिन की पीरियड साइकिल मानी जाती है। हर मंथ ये रिपीट होता है जब वो फर्टाइल एज में फीमेल होती है। तो ऐसे में जैसे ये 28 35 दिन की बजाय कई बार ये 50 दिन हो जाता है, 45 दिन हो जाता है, ऐसे ये पेरी मेनोपॉज जो है वो स्टार्ट होता है। ये इंडिकेशन है कि ये जस्ट अब फर्टिलिटी जो है, वाइटलिटी जो है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन जा रही है। अल्टरनेट मंथ हो जाएगा, या ऐसे आपको दिखेगा कि बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे हैं 40 साल के आसपास, या उसका जो ड्यूरेशन है, लाइक जो नॉर्मली 5 दिन का, 4 5 दिन का होता है, वो ड्यूरेशन घट जाता है, और समटाइम वो प्रोलॉन्ग बढ़ जाता है। वो कॉम्प्लिकेशंस ओवरी लेवल पे सिस्ट वाली या फाइब्रोइड वाली कंडीशन में ये चेंज हो जाता है। सो जो फ्लो है वो हाई होना, लो हो जाना, ड्यूरेशन अप हो जाना, या अल्टरनेट हो जाना, टाइम जो है, जो 28 दिन का एवरेज टाइम था, वो घट जाना, बढ़ जाना, ये क्या है? ये साइन है कि कहीं ना कहीं हमारी जो ओवरीज हैं, जो फीमेल की ओवरी हैं, वो उनका फंक्शन कहीं ना कहीं अनबैलेंस हुआ है। एन नंबर ऑफ रीजन है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। पेरीमेनोपॉज आता है, उसके बाद आता है मेनोपॉज,
मेनोपॉज का मतलब एक ही है, 1 साल तक यानी कि 12 मंथ तक कोई भी पीरियड्स नहीं होता, उसको हम उस स्टेज को मेडिकली मेनोपॉज मान लिया जाता है। इसके बाद आता है पोस्ट मेनोपॉज, यानी कि मेनोपॉज के बाद का टाइम, और ये बड़ा दुखदाई होता है, और ये वाला फेज भी बड़ा दुखदाई होता है। ये मेनोपॉज से पहले और उसके बाद, ये यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस, फंक्शनल चेंजेस फीमेल्स को फील करने पड़ते हैं। सो अल्टीमेटली ये एक पीरियड साइकिल का ही का मसला है। और पीरियड साइकिल जो है बेसिकली आप देखेंगे ये कहाँ से स्टार्ट होता है। अ, एक हमारे ब्रेन में, इंसान के ब्रेन में, यदि इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो इंसान के ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्रंथि या ग्लैंड होती है। देखिए, आपकी मसल है, आपका हार्ट है, आपका लीवर है, आपके ऑर्गन्स हैं, आपकी हड्डियां हैं, ये हॉर्मोन्स नहीं बना सकते। इनको बनाने के लिए ग्लैंड्स चाहिए, और इस पूरी ग्लैंड्स के सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ग्रंथियों का एक गुच्छा है और पूरे बॉडी में फैला हुआ है। यानी कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद उसका डायरेक्ट काम करने वाला होता है, जैसे एक होता है ना कि भाई एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है। तो हाइपोथैलेमस के बाद आता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद आते हैं अदर ग्लैंड्स। सो फाइनली मैं बात कर रहा हूँ फीमेल्स में। फीमेल्स में होता है दैट इज ओवरी। ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है दैट इज गोनोडोट्रोपिन हार्मोन। गोनोडोट्रोपिन, गोनेड्स बोला जाता है साइंस में। फीमेल में टेस्टिकल्स और मेल में टेस्टिकल्स और फीमेल्स में ओवरी। इसको ये जो गोनेड होते हैं इनको इनके स्टूमुलेट करने के लिए हार्मोन रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस टारगेट देती है। और हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को बोलती है, और पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं दैट इज TSH एंड LH। यानी कि एक तरीके से यहाँ से TSH नहीं, FSH, फोलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन, जो फोलिकल्स बनाता है। और एक होता है यहाँ पे LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी कि ये हॉर्मोन्स जाते हैं ओवरी के पास, और यहाँ पे ओवरी बनाना स्टार्ट करती है फोलिकल्स को, और एक हार्मोन रिलीज करती है। दो बेसिकली ओवरी के दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन होते हैं, यही उसकी फर्टिलिटी और वोमेन्स की बेसिकली शेप को डिजाइन करता है। जैसे मेल और फीमेल की अलग अलग शेप है, आप देखेंगे हिप्स वाला और थाइज वाला पोर्शन हमेशा ही फीमेल्स का ज़्यादा हैवी मिलेगा। जो कर्व शेप है वो भी इन हॉर्मोन्स पे डिपेंड करती है, जो कि मेल में नहीं मिलती है। जैसे मेल में क्या होगा, यहाँ से गोनेड्स टेस्टिकल्स के पास ये मैसेज जाएगा, और वो बेसिकली टेस्टिकल्स जो है वो बनाएंगे फीमेल मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। वो मसल्स, अब ये हार्मोन कैसे काम करते हैं वो भी बताऊंगा। हाइपोथैलेमस जैसे ही 12-13 साल की के जो बच्चियां हैं वहां पे ये हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि वहां तक जो ओवरी हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती हैं, फर्टाइल की तरफ चली जाती हैं। तो वहां से पीरियड साइकिल स्टार्ट होना स्टार्ट होता है, और यहाँ से धीरे 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 एक ओवरी 400 एग्स अपनी पूरी लाइफ में प्रोड्यूस करती है, 400। और धीरे धीरे इसकी एजिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और एजिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो अल्टीमेटली ओवरी अपना काम करना बंद कर देती है। सो ओवरी का मेन काम था एस्ट्रोजन बनाना। जैसे ही एस्ट्रोजन बनेगा, एस्ट्रोजन से क्या क्या काम होते हैं। अब एस्ट्रोजन जाता है अलग अलग ऑर्गन्स के पास, क्योंकि ऑर्गन नहीं बना सकते, और ऑर्गन के फंक्शन को ये हॉर्मोन्स ही एक तरीके से ट्रिगर करते हैं। जैसे ये बोन के पास जाएगा, ये जाएगा लीवर के पास, ये जाएगा ब्रेस्ट के पास, ये जाएगा DNA के पास, ये जाएगा
टिश्यूज के पास, अदर टिश्यूज जैसे फीमेल में जो हिप्स एंड थाइज वाला एरिया होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे वो जो टिश्यू हैं वो एस्ट्रोजन को लेते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। सो वो पूरा हार्मोन पे डिपेंड करता है, यदि हार्मोन नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है। सो ये लीवर, ब्रेस्ट, ब्रेन, अब ये कैसे काम करता है? अब जो एस्ट्रोजन बना ओवरी में, ये ब्लड में गया, ब्लड में घूम रहा था, और ब्लड में अब कोई भी ऑर्गन है, जैसे अब आप बात करें कि हमारा किडनी है, किडनी जो है, अब इस पे एक रिसेप्टर होगा। अब जो एस्ट्रोजन था, सपोज करें कि ये ऐसा रिसेप्टर था, ट्रायंगल शेप का था। हर हार्मोन का एक अपना रिसेप्टर है, अपना, वो उसको बोलते हैं लॉक एंड की। जैसे हर ताले की एक स्पेशल चाबी होती है। ऐसा नहीं है कि हर एक चाबी से सारे ताले खुल जाएंगे, मास्टर की बात नहीं कर रहा, जैसे एक जनरली एग्जांपल बता रहा हूँ। हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। अब जैसे ये आपका क्या हार्मोन था? ये था आपका एस्ट्रोजन। ये यहाँ के फिट हो जाता है, और फिट होते ही ये आदेश देता है ये काम करना स्टार्ट करो। तो ऐसे तरीके से हमारा पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन। वो कहाँ से हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो ग्रंथियां हैं, वो हार्मोन बनाती हैं, और हार्मोन बनाती हैं उसको बना के ब्लड में छोड़ देती हैं, और जिसको वो मैसेज पहुंचाना चाहती हैं। तो जैसे कोडिंग है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, हिंदी एक लैंग्वेज की कोडिंग है। अब इंग्लैंड में मेरी कोई लैंग्वेज समझे नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसकी कोडिंग जो है वो इंग्लिश की कोडिंग है, उसका ब्रेन उसी को समझ पाएगा। ऐसे ही हर ऑर्गन का फंक्शन के लिए एक ऐसे चीजें बनती हैं जो बॉडी में, जो वहाँ टारगेट ताले की चाबी लेके आती है, खोल देती है, और वो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है। सो अल्टीमेटली जैसे डर लगा या स्ट्रेस है, कोर्टिसोल हार्मोन है। अब नींद आनी है तो मेलाटोनिन बनेगा, मेलाटोनिन जाते ही बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन को रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा, और धीरे धीरे टेम्परेचर और हार्ट बीट को नॉर्मलाइज करके हमें नींद आ जाती है। तो हर चीज हार्मोन से और ऐसे केमिकल मैसेंजर से ड्राइव होती है, जो अल्टीमेटली किसी पर्टिकुलर चीज को रिसेप्टर पे जाके उसकी वो एक्टिविटी स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देखेंगे जो हार्मोन बना एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ने डिसाइड किया, जैसे क्या होता है फीमेल्स में पीरियड्स के टाइम पे, क्योंकि अभी मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कैसे ये एक तरीके से बनता है, और वे काम क्या करता है। एस्ट्रोजन जैसे महीने में ओवरी में पहले 40 डेज एस्ट्रोजन पीक पे जाता है, फिर ये डाउन आता है। उसके बाद एक नया हार्मोन, एक दूसरा हार्मोन का रोल प्ले होता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन बनता है, और ये पीरियड साइकिल को कंप्लीट करता है। ये ओवुलेशन को कंट्रोल कर रहा था, ये पीरियड्स को कंट्रोल कर रहा था। सो हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में बेसिकली दो ओवरी होती हैं, दो ओवरी होती हैं। एक महीने ये काम करेगी, एक महीने ये काम करेगी। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, हो एस्ट्रोजन से आप देखेंगे अ, आपकी यदि एस्ट्रोजन ज्यादा बन जाए, और प्रोजेस्टेरोन का जो दोनों का जो रेशो है, ये ऐसे काम करता है। एस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो ये कम रहेगा, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रहेगा तो ये रहेगा। तो 14 डेज पहले एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, फिर एस्ट्रोजन नीचे जाता है, प्रोजेस्टेरोन ऊपर आता है, क्योंकि वो पूरी पीरियड साइकिल को कंप्लीट करता है। सो अल्टीमेटली हर अल्टरनेट मंथ पे एक ओवरी, जैसे लेफ्ट और राइट, ये एक महीने हार्मोन बनाएगी, अगले महीने ये हार्मोन बनाएगी, ऐसे लेफ्ट राइट। और देखिए बहुत सारी फीमेल्स को ये शिकायत करती हैं, मुझे लेफ्ट साइड ज्यादा दर्द है। जब पीरियड साइकिल की बात आती है, तो जो पीरियड्स के पेन होते हैं, क्रैम्पिंग होती है, वो बेसिकली ये फील करती हैं कि लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, बताते हैं। जिस महीने लेफ्ट साइड की ओवरी ज्यादा काम कर रही थी, उस महीने लेफ्ट साइड में पेन होगा, और जिस महीने राइट वाली ओवरी एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन का काम कर रही थी, उस महीने राइट में पेन होगा। अल्टीमेटली
आप देखेंगे बहुत सारी फीमेल को एक साइड में ज्यादा एक्ने देखने को मिलता है। वन साइड, एक साइड फेस पे ज्यादा है, दूसरी साइड फेस पे कम है। तो इसका भी मतलब है कि जिस साइड वाली ओवरी काम कर रही थी उस साइड आपको ये वाली चीजें देखने को मिलेंगी, यानी कि एक्ने देखने को मिलेगी। अब ये दोनों हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएं तो क्या होगा, पीरियड साइकिल, ओवुलेशन, ये धीरे धीरे अनबैलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ फीमेल्स को विदाउट प्रेगनेंसी भी लास्ट पीरियड साइकिल में इतना लोअर बेली इतना हैवी लगता है कि ऐसा लगता है कि बहुत हैवी लोअर बेली है। रीजन क्या है कि उसका जो प्रोजेस्टेरोन है, इसमें ये हार्मोन जो सेकंड वाला 14 डेज के बाद वाला हार्मोन है, ये कहीं ना कहीं कम रह गया है और एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे केस में फ्लूइड का रिटेंशन बढ़ता है फीमेल में। पानी जिसको एक तरीके से लिक्विड ज्यादा लोअर बेली में आपको देखने को मिलेगा और हैवी फील होगा और क्रैम्पिंग भी ज्यादा फील होंगी ऐसे केस में। तो इनका जो रेशो है, इनका रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे का बैलेंस होना। और ये बैलेंस किससे होता है? ये हमारी डाइट से, न्यूट्रिशन से, नींद की क्वालिटी से, और जो हम एक तरीके से अपना स्ट्रेस का लेवल है उसको मैनेज करें, इस पर भी मैं जाऊंगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से ये ओवरी काम करती हैं। जैसे जैसे अ, जब आपकी उम्र बढ़ती है और जब आप मेनोपॉज में चले जाते हो, मेनोपॉज में चले जाते हो तो ओवरी काम करना बंद कर देती हैं। और ओवरी काम करना बंद कर देंगी तो एस्ट्रोजन का और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है दोनों हार्मोन बंद हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये भी फील करेंगे कि जिसका सिजेरियन हो जाए या ओवरी रिमूव कर दी जाए ड्यू टू सम सिस्ट एंड फाइब्रोइड, फिर भी उनका ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उनके ब्लड में तो एस्ट्रोजन फिर भी मिलता है। यस, मिलता है। अब नेचर ने इंसान को इस तरीके से डिजाइन किया है कि एक चीज, एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरी चीजें उसको प्लान करना स्टार्ट कर देती है। अब आता है हमारी जो किडनी है, हमारी जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक अलग से अलग से एक ग्लैंड होती है, दूसरी ग्लैंड जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। अब एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है? ये हार्मोन बनाना स्टार्ट करती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एड्रेनल दूसरा हार्मोन भी बनाती है, स्ट्रेस वाला। यदि स्ट्रेस वाला बनेगा तो ये हार्मोन कम बनेंगे। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, किसके बाद नींद पूरी नहीं है, स्ट्रेस में ज्यादा है, डिप्रेशन में ज्यादा है, तो एड्रेनल कोर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बना के रखती है और उसी को ही वो बनाती है। और ये जैसे आप कभी बहुत जो डर वाली चीज होती है वो दिखती है तो एकदम से हार्ट बीट हो जाती है। जैसे सांप को देख के जनरली आदमी एकदम से उछलता है, कूदता है, एकदम से उसकी बॉडी काउंटर रिफ्लेक्शन मारती है। तो उसका मतलब है जो ये फाइट फ्राइट फ्लाइट वाले हार्मोन है, उछल कूद वाले और डर वाले हार्मोन है, ये यहाँ से ही बनते हैं। तो ये हमारी बॉडी को एक तरीके से लड़ने की क्षमता, मुसीबत में एकदम से हार्ट बीट को बढ़ा के बॉडी को पंप करने की क्षमता इसी से होती है। और इसी से ही स्ट्रेस के हार्मोन भी बनते हैं। जैसे ओवरी काम करना बंद करेगी, ये काम करना स्टार्ट कर दे, तो अल्टीमेटली अब रोल आता है कि ओवरी के बाद पोस्ट मेनोपॉज में, क्योंकि वहां पे हॉट फ्लैशेस आते हैं। हॉट फ्लैशेस का मतलब है वुमेन्स को रात को पसीना आना, फेस पे ज्यादा गर्मी लगना, और एक इस तरीके का बॉडी का जो टेम्परेचर का है, जो रेशो है, वो अनबैलेंस हो जाता है। हॉट फ्लैशेस, क्रैम्पिंग और डिप्रेशन, स्ट्रेस, नींद कम हो जाना, ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है मेनोपॉज के बाद। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमने इसकी हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा। पोस्ट मेनोपॉज ओवरी की हेल्थ, आप एक टाइम के बाद ओवरी से आप ये काम नहीं करवा पाएंगे, उसका काम डिमिनिश हो जाएगा। यस, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम इसका काम थोड़ा सा लंबे टाइम तक एक्सटेंड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये काम ही करती रहेगी 100 साल तक। ये धीरे धीरे इसका काम बंद होगा। तो इस एक्स्ट्रा काम करने का बर्डन आ जाता है एड्रेनल ग्लैंड पे जो किडनी पे होती है। उसके दूसरे काम भी हैं। यदि स्ट्रेस में आदमी है तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्ट मेनोपॉज में जो पहला टारगेट होना चाहिए, हमें स्ट्रेस से बचना है। यदि स्ट्रेसफुल है तो हमें कुछ एडोप्टोजेनिक, जैसे हम बात करते हैं एडोप्टोजन में ASWA1, दैट इज KSM 66 प्लस अदर जो एंटी स्ट्रेस उसमें
हर्बल एक्सट्रैक्ट डले हैं, वो वो एड्रेनल ग्लैंड को बेसिकली बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है जो इसकी स्ट्रेस को हटा सकता है। ब्रेन वन है जो नींद अच्छी लाएगा, तो ये कोर्टिसोल रेगुलाइज होना स्टार्ट होगा, और आपका जो एक्स्ट्रा बर्डन है एड्रेनल उठा के आपकी हेल्थ को ऑप्टिमाइज, हॉट फ्लैशेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ क्या है, आपके इसका डायरेक्टली एक्सेस जो है, इसका जो कनेक्शन डायरेक्टली है वो आपके लीवर के साथ भी है। तो दो ऐसी हेल्थ हैं, लीवर हेल्थ और एड्रेनल की हेल्थ, ये दोनों की दोनों आपको मैनेज करनी पड़ेगी पोस्ट मेनोपॉज के बाद। और इन सबको लाइक इनको मैनेज करने के लिए आपको जैसे इसको पसंद है अडप्टोजन हर्ब्स। अडप्टोजन में कौन सी आती है, अश्वगंधा आती है, जिंक्शन आती है, आपका ब्राह्मी भी आती है। ये हर्ब हैं जो बेसिकली आपको, या जिंको बिलोबा, ये हर्ब हैं जो इनको मैनेज कर सकती हैं। और लीवर के लिए जैसे मिल्क थिस्ले है, ये इन दोनों एक्सिस को यदि सही रख लिया जाए तो फीमेल वापस से अपनी हेल्थ को, अपनी ब्यूटी को, अपनी शेप को आफ्टर मेनोपॉज, देखिए बहुत सारी फीमेल को मेनोपॉज के बाद बेली फैट कम होना मतलब ना के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम, और उसका जो मेटाबॉलिज्म था फैट का, वो एक तरीके से अनबैलेंस होना स्टार्ट हो गया है। अब आपने देखा होगा एक तरीके से फीमेल्स का जैसे ही एस्ट्रोजन अनबैलेंस होता है मेनोपॉज के टाइम पे, तो ब्रेस्ट कैंसर के कारण रीजन भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो टिश्यू की फर्मनेस है, जो ब्रेस्ट में टिश्यू है उसकी फर्मनेस जो है वो आपकी डिपेंड करेगी एस्ट्रोजन पे, एस्ट्रोजन की क्वालिटी पे भी। यदि एस्ट्रोजन ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन कैंसर वाले पेशेंट को, ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट को एस्ट्रोजन ब्लॉक कर दिया जाता है। द ड्रग्स नेम इज टेलीफेम, मैं यदि रोंगली प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो जस्ट स्किप हो रहा है मेरे से उसका नाम, तो वो दिया जाता है, वो एस्ट्रोजन को ब्लॉक करता है, क्योंकि एस्ट्रोजन कैंसर यदि वो हिट हो जाए या लोअर चला जाए तो कैंसर कॉजिंग भी फीमेल्स में देखेंगे बहुत ज्यादा, ब्रेस्ट कैंसर के, ओवरी कैंसर के आज के टाइम पे एक तरीके से रीजन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक तरीके से आपके एस्ट्रोजन का ध्यान रखना पड़ेगा, मेनोपॉज के बाद आपके हार्मोन बैलेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, साथ में न्यूट्रिशन का। अभी आपने एक चीज सुनी होगी, मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब समझते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो का मतलब होता है आपकी बोन्स, पोरोसिस मतलब गड्ढे बन जाते हैं, खाली स्पंजिस, जैसे होता है ना कि अंदर से बिल्कुल खोखली हो जाना, तो पोर बन जाते हैं, इससे कैल्शियम और मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं। रीजन क्या है कि आप जब एस्ट्रोजन बन रहा था तो जो बोन्स, हमारी जो बोन्स होती हैं उन पे जो एस्ट्रोजन का क्या था, अडप एक तरीके से ये यहाँ पे एस्ट्रोजन आके रिसेप्टर का काम करता था, और हड्डी में एक सेल होती है जो बोन बिल्डर सेल बोलते हैं, बोन बिल्डर सेल, ओस्टियोब्लास्ट, इसका नाम है ओस्टियो हड्डी ब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्लास जो होती है, क्लास्ट, ये बोन को किल करती है। जैसे ही ब्लास्ट कम होगी क्लास्ट वाली बढ़ जाएंगी, और ये एस्ट्रोजन जैसे ही मेनोपॉज के बाद कम बनता है तो यहाँ ओस्टियोब्लास्ट सेल जो है वो बनना बंद हो जाती है, और आपकी हड्डियों को मजबूती रहना, रीमिनरलाइजेशन करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम और इनको अब्जॉर्ब करना बंद कर देती हैं, और आपका बॉडी से जो बोन्स का मिनरल है वो वापस से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हड्डियां मजबूत रखना एक बहुत चैलेंजेबल टास्क है आफ्टर मेनोपॉज। हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, बहुत ज्यादा मूड स्विंग होना, एंड लाइक आपका लीवर की फंक्शनिंग, और क्योंकि लीवर का फंक्शन भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन से जुड़ा हुआ है, जैसे एस्ट्रोजन कम होगा तो लीवर का फंक्शन हर्ट होगा। आपका ब्रेस्ट का जो टिश्यू है उनकी फर्मनेस से लेके जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट अट्रोपी, यानी कि सैगिंग के बाद ब्रेस्ट के टिश्यू कम हो जाना और अनसेफ हो जाना फीमेल का, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन। सो वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द एस्ट्रोजन, एंड एस्ट्रोजन को के लिए अब आपको जाना पड़ेगा दूसरे सोर्स जो बना सकता है, दैट इज एड्रेनल। एड्रेनल जो ग्लैंड है वो बनाएगी। अब एड्रेनल को खाने में क्या पसंद है?
लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बहुत सारी फीमेल्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनको कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खाना चाहिए। अभी लोगों ने डराया हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल तो हार्ट के लिए बहुत खराब होता है, कोलेस्ट्रॉल तो ये होता है। और फीमेल्स ने अक्सर विटामिन्स, जो फैट सोल्यूबल थे, विटामिन ए था जो उसकी आंखों के लिए अच्छा था, विटामिन डी था जो हड्डियों को मजबूती देता था, विटामिन ई था जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड को बहुत पसंद है। विटामिन ई नहीं होगा, एड्रेनल ग्लैंड ज्यादा काम नहीं करती। तो एडर्नल विटामिन ई एंड विटामिन के टू जो है वो बेसिकली बोन को मजबूती देता है, और जो खून में कैल्शियम दौड़ रहा है उसको बोन तक ले जाने का काम करता है। सो इस तरीके से फैट में जो चीजें आ रही थी वो खत्म हो गई हैं अभी। सो ऐसे में आप देखेंगे कि हमें यदि पोस्ट मेनोपॉज सिम्टम्स को कवर करना है, हॉट फ्लैशेस को कवर करना है, मूड स्विंग को कवर करना है, और हमारी जो शेप है वो बेटर बनी रहे, हमारी स्किन की इंटीग्रिटी लूज ना हो, हमारे हेयर की डेंसिटी बनी रहे, सो वी हैव टू फोकस ऑन द कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट। अब कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का है, एलडीएल है, एसडीएल है। एलडीएल बैड बोला जाता है, एसडीएल अच्छा बोला जाता है। अब जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन हो या प्रोजेस्टेरोन हो, ये एक स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। दो ऑप्शन है, या तो आप बाहर से हार्मोन थेरेपी लें। हार्मोन थेरेपी के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जिसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, एचआरटी बोलते हैं। अब जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, दो टाइप के हार्मोन होते हैं, एक प्रोटीन से बनने वाले, एक एक होता है स्टीरॉयड हार्मोन, प्रोटीन ड्राइव्ड एंड स्टीरॉयड ड्राइव्ड हार्मोन। जो हार्मोन स्टीरॉयड से बनते हैं उसको बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल ही चाहिए। कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो ये हार्मोन स्टीरॉयड्स वाले नहीं बनेंगे। मेल में आपका टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन। सो हमें कोलेस्ट्रॉल खाना पड़ेगा डाइट में, और सबसे बेस्ट जो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म मिलती है और बहुत अच्छे विटामिन ए, डी, ई के और अदर फंक्शनल चीज़ों के साथ मिलती है, वो है हमारा लाइक बटर। कौन से वाला बटर? जो फर्मेंटेड है, फर्मेंटेड, जो रात को आपने दही में जमा उसके बाद चरने के बाद जो बटर बनता है, दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अंडे में पाए जाने वाला योक, अंदर का येलो पोर्शन, दैट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ द गुड कोलेस्ट्रॉल। एंड नॉन वेज में भी मिलता है चीज, जो चीज है या जो बटर क्रीम है, और देसी घी। देसी घी का मतलब यहाँ पे एक होता है बटर ऑयल। देखिए, पहचानने की कोशिश कीजिए, बटर ऑयल है जो क्रीम को उबाल के बना है। अब होता है घी, जो पहले दूध में दही बनाई गई, दही के बाद उसका बटर निकाला गया, बटर के बाद उसको पूरा उबाल के गरम करके घी को अलग कर दिया जाता है, और व्हाइट लेयर को अलग कर दिया जाता है, उसको हम घी बोलते हैं। सो बटर ऑयल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसका फर्मेंटेशन से पहले जो हमारी बॉडी के लिए उसमें जो फैटी एसिड प्रोफाइल था, जो बॉडी इजीली से डाइजेस्ट नहीं कर पाती या बॉडी में अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता, वो फर्मेंट रात को जब वो दूध से दही बनता है तो बैक्टीरिया उसको इतना इजीली एक तरीके से मेडिसिनल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देती हैं। सो बिटारिक एसिड उनमें से एक है, लोरिक एसिड उनमें से एक है। सो अल्टीमेटली देसी घी यदि आप उस स्टेज में, मेनोपॉज के स्टेज में खाते हैं, तो आपको हॉट फ्लैशेस में रिलैक्स मिलेगा। आपको आपके हॉर्मोन्स जो हैं, जो एड्रेनल ग्लैंड ने बनाने हैं, और विटामिन ई और विटामिन डी और के और ए, ये भी आपको बहुत चाहिए। और आज क्या कर रहे हैं, ये घी को भी फ्राई करके खा रहे हैं। अब यहाँ पे लोग इस वेजिटेबल ऑयल पे शिफ्ट हो गए, घी की बजाय वो राइस ब्रान ऑयल यूज कर रहे हैं, वो कैनोला ऑयल यूज कर रहे हैं, वो ऑलिव ऑयल, बोले इज गुड फॉर हेल्थ। बट प्लांट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। वो आप कोई भी, चाहे आपका ऑलिव ऑयल है या आपका कोकोनट ऑयल है या बादाम का ऑयल है, दे डोंट हैव द कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल नहीं, आपको कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट में आपको जाना पड़ेगा जो गुड वाले कोलेस्ट्रॉल हैं। सो एक तो ये है। इसके साथ साथ आइसोफ्लेवेनॉइड्स, आइसोफ्लेवेनाइड्स होते हैं सोयाबीन में। कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जैसे ब्लैक कॉस, इसमें आइसोफ्लेवेनॉइड्स होते हैं जो एस्ट्रोजन जैसा ही काम करते हैं, बॉडी में एस्ट्रोजन के मिमिक होते हैं। कई बार आपने सुना होगा जो सोयाबीन है वो फीमेल हार्मोन को बढ़ाती है। सो अल्टीमेटली क्या है, आइसोफ्लेवेनॉइड्स जो है वो आपके एड्रेनल ग्लैंड जो है किडनी पर, जो इसको दोबारा से काम मिला है, जो पहले ओवरी करती थी, अब वो उसने काम वो आगे सौंप दिया है, उसको आइसोफ्लेवेनॉइड्स चाहिए एस्ट्रोजन बनाने के लिए। तो
ये होता है। दूसरा एक DIM होता है, दैट इज इन क्रूसीफेरस फैमिली। क्रूसीफेरस का मतलब है गोभी वाली जितनी भी आती है, चाहे ब्रोकली है, सफेद गोभी देख रहे हैं आप, ये वाली चीजें जो हैं, कैबेज हैं, ये वाली फैमिली में आप देखेंगे एंटी कैंसरस एक्टिविटी, बिकॉज वो बैड जो एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन है उसको ब्लॉक कर देती हैं। तो एक्स्ट्रा को ब्लॉक करेंगे तो कैंसर, एक तरीके से कैंसर को भी प्रिवेंशन में काम करते हैं। जिसको ब्रेस्ट कैंसर है उनको डेली ब्रोकली खानी चाहिए, जिस उसको डेली जितने भी पत्तेदार गोभी वाली जो आती हैं सैलेड है वो ज़्यादा खानी चाहिए। एंड लाइक साथ में आइसोफ्लेवोनॉइड्स, जैसे टोफू आता है, और सोयाबीन से बनी चीज़ें आती हैं, वो ज़्यादा यूटिलाइज करनी चाहिए फीमेल्स को। सो ऐसे में हमारी जो एस्ट्रोजन से होने वाली चीज़ें हैं बॉडी में, सो एस्ट्रोजन कहाँ कहाँ काम आ रहा है हमने ये भी डिस्कस किया। एस्ट्रोजन कैंसर प्रिवेंशन करता है, एस्ट्रोजन मूड को अच्छा रखता है, एस्ट्रोजन हमारी सेप को अच्छा रखता है, हार्ट को अच्छा रखता है, फर्टिलिटी इसी पे डिपेंड करेगी, बोन्स इसी पे डिपेंड करेंगी, आपका लीवर का हेल्थ इसी पे डिपेंड करेगा, आपका मूड इसी पे डिपेंड करेगा, और आपका बॉडी का कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि ब्रेन का फंक्शन इसी पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे ये हमारी बॉडी में कम हो जाएगा फीमेल्स की में, आपको इन चीज़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, वेजिनल ड्राइनेस, लो लिबिडो, लो फर्टिलिटी, लो कॉन्फिडेंस, ब्रेस्ट अट्रोपी यानी कि ब्रेस्ट का धीरे धीरे साइज खत्म हो जाना और एक तरीके से स्क्वीज हो जाना, मसल सारी जो टिश्यू हैं, और अनसेफ हो जाना। दीज आर द एक यू कैन से कॉम्प्लिकेशंस दैट फीमेल्स आर फेसिंग आफ्टर मेनोपॉज, राइट। एंड प्री मेनोपॉज भी एक तरीके से हार्मोन के टोटली ये हार्मोन का ही एक तरीके से कंट्रोलेबल चीज है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि कैसे इन सारी चीज़ों को हम चैलेंजेस को एक तरीके से जो हार्मोन की वजह से आ रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज हॉट फ्लैशेस। ओनली आप देखेंगे ऊपर वाला हिस्सा पसीने में गर्म लगेगा उनको, वेट गेन हो जाता है, और फीमेल मेनोपॉज के बाद वेट को मैक्सिमम इंडियन जो कल्चर में आप देखेंगे मेनोपॉज के बाद वेट घटा ही नहीं पाती, दोबारा रीसेप हो ही नहीं पाती। बोन डेंसिटी लॉस होना, सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम आएगी फीमेल्स को जो कमर वाली जो जॉइंट है लोअर बैक में, वहाँ पे स्टिफनेस बढ़ जाएगी क्योंकि इन्फ्लामेशन भी बढ़ेगा और बोन डेंसिटी भी कम हो रही है। सो बोन डेंसिटी लॉस, ऑस्टियोपोरोसिस। इसके साथ साथ अगला चैलेंज ये होता है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन आना, एनजाइटी, हार्ट बीट का भी ऊपर नीचे जल्दी हो जाना, जल्दी से एकदम से डिप्रेशन वाली सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चिंता करना, इस टाइप की चीज़ें, ये बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। स्लीप इशू, डीप नींद नहीं आना, अच्छे से नींद नहीं आना, ये चैलेंजेस आते हैं। और जैसे एस्ट्रोजन डिक्लाइन कर रहा है, मेटाबॉलिकली शिफ्ट हो जाता है, आपकी एक्टिविटी भी डाउन होनी स्टार्ट हो जाती हैं। लो लिबिडो से लेके आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना, मसल मास, और जो बॉडी का टोनअप था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्टोनिया वन जो है वो होलिस्टिकल वेलनेस एंड एंटी एजिंग को आगे लेके जा रही है। नॉट ओनली बाय द प्रोडक्ट्स, the people are only focused on the products, but we are holistically focused on how we can educate the people and how we can provide that kind of product and ecosystem, वो knowledge, वो tools, training हम कैसे दे सकते हैं जिसके कारण एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो, और हम उस जो हमारा जो मेन पर्पज है इन लोगों की ज़िंदगी में, वैल्यू एडिशन करना, चाहे वो प्रोडक्ट से हो, नॉलेज से हो, सर्विसेज से हो, या ऐसे एनवायरनमेंट से, इकोसिस्टम से हो, उसी मकसद को हम होलिस्टिकल वेलनेस बोलते हैं। जो कि एक तरीके से आपकी ज़िंदगी में जो जितने भी नंबर हैं, चाहे वो 70 साल के जिए, 80 साल, 100 साल जिए, नंबर में कैसे आप लाइफ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे लाइफ की जो क्वालिटी है वो एड ऑन नहीं है, ओनली लंबा जीवन हो गया है। मेडिकल साइंस ने, मेडिकेशन, सर्जरी साइंस, डायग्नोस, ये सारी चीज़ें आने के बाद आप जी तो रहे हैं, पर क्वालिटी लाइफ ये हम नहीं जी पाते। ऐसे में होलिस्टिकल वेलनेस जो है वो आपको एक मौका देती है ज़िंदगी में दोबारा से अपनी
खोई हुई चीज़ों को वापस लाना, रीगेन करना एंड उसी को स्प्रेड करते-करते इन सारी चीज़ों को आगे लेके जाना। सो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में क्या है, यदि आप सही टाइम होता है 40 साल के आस-पास अपनी बॉडी को दोबारा से रीशेप करना। यदि आप थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर दें और थोड़ा-सा योग, अब मैं ये नहीं कहता यू हैव टू जस्ट ट्रेन, आपने 100 किलो उठाना है, आपने बेंच प्रेस लगानी है, बट यू हैव टू टेक योर फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा-सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एरोबिक्स ट्रेनिंग्स स्टार्ट कर दें, जो कि पहले की लाइफ में लोग जनरली करते थे। तो आप इन कॉम्प्लिकेशन जो मेनोपॉज़ के बाद आने वाले हैं, उनसे बच सकते हैं और लंबा जीवन और हेल्दी जीवन अपने कदमों पे, अपनी शर्तों पे जी सकते हैं। सो इसके बाद आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन कैन स्ट्रेस को ईज़ आउट करेगा और जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एड्रेनल पे आ पड़ी है ये हार्मोन बनाने की, वो अच्छे से काम कर पाएगी यदि आपका स्ट्रेस कम हो जाए। और आप जो भी अलोम-विलोम, कपारभाति वाली जो चीज़ें आजकल इंडिया में ज़्यादा समझते हैं इन वर्डों को, जिसपे आपके ब्रेथ पे जो ब्रीदिंग कंट्रोल है, वो बेसिकली आपकी हार्ट और आपके ब्रेन की कोऑर्डिनेशन, कार्डियक कोऑर्डिनेशन एंड लाइक आपके स्ट्रेस को एक तरीके से ईज़ डाउन करने का काम करता है। इसके बाद स्लीप हाइजीन का मतलब है कि आज जो कम्युनिटी है हमारी, वो बेसिकली आइसोलेटेड कम्युनिटी है, वो अकेला रह रहा है, वो एक एक रूम में एक ही बंदा रह रहा है, तो वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा उसका ब्रेन खाली है, स्ट्रेसफुल है, एंग्जायटी है। सो हमें ऐसे टाइम पे अपनी प्रायोरिटी चेंज करनी चाहिए। यहाँ पे नींद आपको कम नहीं लेनी चाहिए। 40 साल के बाद यहाँ पे नींद का बहुत बड़ा रोल होगा, आप कितना लंबा और कितना हेल्दी जिएंगे। तो स्लीप हाइजीन, जो स्लीप डेप्रिवेटिव सोसाइटी डेवलप हो रही है, उसको हमें चेंज करके अपनी लाइफ में मॉडिफिकेशन करके नींद को प्रायोरिटाइज करना है। इसके दो बेस्ट तरीके हैं। डेली उसी टाइम सोना स्टार्ट करो जिस टाइम आप सोना चाहते हो। आज आपका 11 बजे मूड कर रहा है, मूड के अकॉर्डिंगली डेली उसी टाइम ही आपने सोना चाहिए। ये एक शरीर की आदत पड़ती है और उसी आदत को वो कैरी करता है। आप सोचें मैं 7 घंटे मुझे सोना ही है, चाहे मैं 1 बजे सोऊँ तो रात अगले दिन 8 बजे उठूँगा, या मैं 10 बजे सोऊँ तो मैं, क्या आप सुबह 5 बजे उठोगे? ऐसा नहीं होता है। ब्रेन और जो नींद है वो डेली ऑप्टिमाइज़ एक ही टाइम पे होनी चाहिए। वो होगी तो आपकी जो स्लीप की तीनों साइकिल हैं वो कंप्लीट होंगी। जो गहरी नींद है, चाहे वो आपकी मेमोरी को क्लियर करने वाली है या लाइट रिलैक्सिंग नींद है, वो तभी कंप्लीट होगी जब आप अपना टाइम डिसाइड करेंगे डेली एक टाइम सोने का। दूसरा इसमें है कि आप अपने बेडरूम को, अपने बिस्तर को ओनली सोने के लिए यूज़ कीजिए। उस पे बैठे रहेंगे तो आपका ब्रेन सोचेगा ये सोने की चीज़ नहीं है, बैठने की चीज़ है, क्योंकि जैसा इसको समझाएँगे वैसा ही उस चीज़ों को देखता है। ऐसे में बेडरूम को हमेशा आपको शाम के टाइम तो स्पेशली घर में बेड पे बैठ के टीवी देखना, बेड पे ही खाना, तो पर्टिकुलरली आपका ब्रेन ट्रेन नहीं होता उस बेड को देख के। आप पहले के दिन याद कीजिए, जो पहले चारपाई वाला होता था, सुबह-सुबह चारपाई से उठ के लोग चारपाई को खड़ी कर देते थे और जब सोना होता था उसको एक तरीके से यूज़ करते थे, तो उस पे लेटते ही, क्योंकि ब्रेन ट्रेन था ये लेटने की चीज़ है, सोने की चीज़ है। सो यूटिलाइज़ योर बेडरूम फॉर द स्लीपिंग एक्टिविटी के लिए ज़्यादा यूज़ कीजिए। बैठने के लिए सोफ़ा है या चेयर है, या जो भी आलती-पालती का जो तरीका है, व्हाटएवर द अदर अदर मोड्स, उस पे जा सकते हैं। तो 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम एंड यूज़ योर बेडरूम। सोने के लिए यूज़ कीजिए। शाम के टाइम तो पर्टिकुलरली उसमें बैठे ही रहने से आपके लिए तकलीफ होगी नींद में। इसके बाद आता है फंक्शनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। फंक्शनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट में यहाँ पे मेनोपॉज़ के टाइम पे आपको कुछ चीज़ों पे ज़्यादा टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ें हमारे हार्मोन चेंजेस की वज़ह से ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बोन्स एंड जॉइंट्स को फ़ोकस करना पड़ेगा, लीवर एंड हार्ट को, क्योंकि हार्ट बीट भी चेंज होगी। एंड आप देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, सो मैनी चीज़ें आप आज क्रोनिकल डिजीज़ जो हैं वो उभर के आ रही हैं। लिवर की हेल्थ, इम्यूनिटी, स्ट्रेस एंड हॉर्मोन्स को बैलेंस करना, हेयर, स्किन और एंटी एजिंग को साथ में लेके चलना, कि ये अभी तो बच्चों की जो परवरिश थी वो करके अभी फीमेल जैसे 40 साल से ऊपर ही हुई है, ऊपर से उसकी हार्मोन इम्बैलेंस होके उसकी अभी तक की जो कमाई थी वो सोच रही थी कि बच्चे बड़े होंगे तो ये लाइफ जिएँगे, वो लाइफ जिएँगे, बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है। सो वी विल एम्पावर यू बाय नॉलेज एंड वी विल गाइड यू कि आप कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल वे से, नंबर ऑफ वे से जी सकते हैं। सो हेयर, स्किन, एंटी एजिंग
एंड 40 प्लस जो न्यूट्रिशन आपकी रिक्वायरमेंट है, जो फंक्शनल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, उस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। इस पे हम थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे। एक प्रोडक्ट है जो कि इसी चीज को देख के बनाया था कि एक वुमेन जो है प्री एंड पोस्ट मेनोपॉज या ड्यूरिंग मेनोपॉज कैसे अपनी हेल्थ को बेटर रख सकती है, क्योंकि वो न्यूट्रिशनल की एक्सपर्ट नहीं है। उसकी जिंदगी में जो खाने पीने की हैबिट्स हैं वो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, वो सीजन के अकॉर्डिंग नहीं है। वो जैसे पका रही है वैसे पकाने से खाने में वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जैसे प्रेशर कुकर से लेके फ्राइंग, डीप फ्राइंग एंड नॉन स्टिकी जैसी चीजों में नॉन सीजनल और आर्टिफिशियल चीजों को हम बना रहे हैं, जिससे हमारा न्यूट्रिशन और हमारे हार्मोन, हमारी नेचर के साथ जो एक जुड़ के इम्यूनिटी थी, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। ऐसे में आप डाइटिशियन नहीं हैं, ऐसे में आप डाइट के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो हम कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से कहीं ना कहीं हम जो इंफॉर्मेशन हमें डिजिटल उससे मिलती है उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। बट बहुत सारी ट्राई करने के बाद थक जाते हैं, हमने ये भी करके देखा, वो भी करके देखा। सो एस्टोनिया वन की आर एन डी टीम इस इन सारी चीज़ों को फाइट करने के लिए और बेटर ऑप्टिमाइज हेल्थ के लिए एक अमेजिंग 40 की एक वुमेन अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जस्ट निकली ही है घर की, जो बच्चों की नर्चरिंग करके, स्टिल सी कैन फील अमेजिंग। अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो अमेजिंग फील करे, अपनी स्किन को, अपनी लाइक इंटीग्रिटी को, बॉडी की कोऑर्डिनेशन को अमेजिंग बनाने के लिए प्रोडक्ट भी अमेजिंग 40। ये 40 का मतलब है इसी के बाद मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज कंडीशन आनी स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे ब्रेन एंड स्ट्रेस को टारगेट किया गया, एक कॉम्बिनेशन जिंको और अश्वगंधा के साथ, एंड हार्मोन जो उसके एस्ट्रोजन और जो प्रोडक्शन नीचे गया है, अनबैलेंस हुआ है, और बाद में कहाँ पे शिफ्ट हो गया, दैट इज किडनी के ऊपर, एडर्नल पे। एडर्नल को भी आपने टारगेट करना है, लीवर को भी टारगेट करना है। सो यहाँ पे जैसे लीवर को टारगेट करने के लिए मिल्क थिसले, इसमें एक पाया जाने वाला सिलिमरीन नाम का एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जैसे लीवर डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो आपके हार्मोन ज्यादा बेटर तरीके से काम करेंगे, आप और आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन कम हो जाएगा। एंड जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, खिंचाव आ रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही है, कमर टाइट है, जिसको सिटिंग चेयर सिंड्रोम बोलते हैं, कि बैठे हैं तो बैठे रहने का मन करे, खड़े होने का मन, सीढ़ियां चढ़ने का मन ना करे, तो कर्क्यूमिन एंड यहाँ पे सलाखी जो है, सलाखी का दूसरा नाम है बोसवेलिया सेरेटा। इसमें बोसवेलिक नाम का एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो नेचुरल पेन किलर का काम करता है, जो लीवर और किडनी पे कोई असर नहीं करता है। सदियों से लोग इसको एक तरीके से अगरबत्ती में, लोग इसको जो धूप वगैरह जो मच्छरों के टाइम पे पहले यूटिलाइज करते थे, या हवन की सामग्री में भी आप देखेंगे सलाखी और कुछ ऐसे प्लांट डाले जाते हैं जिसमें बॉस्वेलिक एसिड है, जो वो जलता है, हम सांसें लेते हैं, हमारे लंग्स को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और हमारी बॉडी में एक तरीके से एंटी डिस इन्फेक्टेंट का भी काम करने का करता है। करक्यूमिन आप सदियों से जानते हैं, हल्दी वाला जो एंटी इन्फ्लामेटरी है वो, यानी कि आप अपने जॉइंट्स पेन को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसमें देख सकते हैं। फीमेल्स का लाइक यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं 40 के बाद। आज के टाइम पे तो इम्यूनिटी लो है, तो यंग वुमेन्स, यंग लेडी को भी ये प्रॉब्लम है। तो क्रैनबेरी एक ऐसा फ्रूट है जो कि यूरेथ्रा की जो वॉल होती हैं उस पे एक अपनी, जैसे होता है ना आपने फोन पे एक तरीके से स्क्रीन गार्ड लगवा लिया, ऐसे हमारी जो अंदर की वॉल होती है उस पे एक तरीके से गार्ड का काम करता है, और बैक्टीरिया वायरस को चिपकने नहीं देता, तो वो इन्फेक्शन नहीं कर पाते। इसलिए क्रैनबेरी यूटीआई में बहुत अच्छा काम करता है। साथ में सीबकथोर्न इम्यूनिटी को ऊपर लेके जाता है। विटामिन सी, विटामिन सी जो है, जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड है, विटामिन सी, विटामिन ई एंड मैग्नीशियम एंड ओमेगा एंड अश्वगंधा, एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है उस पर्टिकुलर ग्लैंड को एक्टिव रखने के लिए। साथ में जो हार्मोन इम्बैलेंस है, इवनिंग प्राइमरोज, चेस्ट बैरियर स्ट्रॉबेरी, ब्लैक कोस्ट बेसिकली हॉट फ्लैशेस को कम करता है, मैनेज टू हॉट फ्लैशेस, दैट इज ब्लैक कोस्ट। और साथ में मैं इसको थोड़ा सा लेके जाता हूँ अमेजिंग 40 में, जो ये मैंने हर्ब्स दिखाई या कॉम्बिनेशन दिखा फंक्शनल हर्ब्स को आपके साथ डिस्कस किया, इसको थोड़ा सा एलोब्रेट करते हैं। इसमें एंटी एजिंग का कॉम्प्लेक्स भी है, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटरेट, या 8 साल तक एज को कम करने का क्लिनिकल प्रूवल एक तरीके से मॉलिक्यूल है। बी कॉम्प्लेक्स और
40+ जो आपको विटामिन मिनरल्स का कॉम्प्लेक्स चाहिए विद हर्ब, जो फंक्शनल हर्ब्स ब्लेंड है, ये आपको एक एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है। और साथ में जो डेली जो फूड से आपको नहीं मिल पा रहा, बेसिकली आप जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं या आपके टाइप ऑफ डाइटरी हैबिट्स हैं, उसके कारण जो विटामिन लॉस हैं, जो मिनरल आपके फूड में कम हैं, उनको फुलफिल करने के लिए ये सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। सो इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। गट ब्रेन एक्सिस, पेट और ब्रेन दोनों कनेक्टेड रहें, तो इसके लिए जिंको, अश्वगंधा एंड प्रोबायोटिक, ये तीनों मिलके आपके पेट को और ब्रेन को कनेक्ट रखते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसा फूड खाएंगे वैसा मूड होगा। और जब हम अच्छा कोई हमें सर्व कर देता है, जैसे मेहमानबाजी में हम अच्छा खाना खिलाते हैं कि उसका मूड अच्छा हो, खुश रहे। तो ये गट का और ब्रेन का, ये बोला जाता है हमारा जो पेट है, हमारा जो गट है, वो हमारा सेकंड ब्रेन होता है। सो इसके दोनों को तालमेल बनाने का काम ये करता है। और साथ में मेनोपॉज पॉजल जो हार्मोन एक्सिस है, जो हार्मोन का इम्बैलेंस चल रहा है, उसमें इवनिंग प्राइमरोज, सेसबेरी, स्ट्रॉबेरी एंड ब्लैक कोस, और यही आपके हॉट फ्लैशेस और मूड स्विंग होने से बचाता है। साथ में मिल्क थिस्ले एंड प्रोबायोटिक लीवर को और गट को सही रखता है। पेट को और डाइजेशन के लिए लीवर जो चीजें चाहिए, और जो एस्ट्रोजन को इफेक्टिवली बनाता है, लीवर ही इफेक्टिव करता है। यदि फैटी लीवर हो गया, लीवर में इन्फ्लामेशन है, तो एस्ट्रोजन बन भी रहा है तो अच्छे से काम नहीं करेगा। सो ऐसे में आपको लीवर की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मिल्क थिस्ले और प्रोबायोटिक उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे काम करता है। एंड गट इम्यूनिटी, जैसे क्रैनबेरी, सीबकथोर्न एंड स्टावरी, ये आपकी पेट और आपकी इम्यूनिटी के एक्सिस को सही रखने का काम करते हैं। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी बोन्स एंड जॉइंट एक्सिस की बात करें तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन एंड करक्यूमिन एंड सलाकी यानी कि बोसविला सेरेटा, ये आपके जॉइंट्स एंड बोन्स को बेटर रखने का काम करते हैं, मजबूती भी देते हैं, और जो पेन है, जो स्टिफनेस है, उसको भी एक तरीके से एलिवेट करते हैं, और धीरे धीरे आपको बेटर मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, और एक तरीके से आपकी मूवमेंट के साथ साथ बोन डेंसिटी को भी बेटर करते हैं। साथ साथ में आप देखेंगे कि जो यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आयोडीन भी एक एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया है। आयोडीन इसलिए एड ऑन किया गया है कि ये आपके थायराइड, आप देखेंगे एस्ट्रोजन का इतना बड़ा रोल है, क्योंकि ये जब प्रेगनेंसी के टाइम बढ़ जाता है, डू आफ्टर प्रेगनेंसी आपने देखा होगा कि थायराइड की प्रॉब्लम आती है फीमेल्स को। तो वो जो बढ़ा हुआ है, वो यदि नॉर्मलाइज नहीं होगा, अक्सर फीमेल्स आज के टाइम पे फिगर कॉन्शियस, ये कॉन्शियस, तो फैट सोल्युबल चीजें नहीं खाती हैं, तो उससे जो एस्ट्रोजन बैलेंस होना था वो नहीं हो पाता, और वो एक्स्ट्रा क्या करता है, हाइपोथैलेमस, सॉरी, हाइपो थायरॉइडिज्म की तरफ फीमेल को लेके चला जाता है। यानी कि वो थायराइड की फंक्शन को ब्लॉक कर देता है। ऐसे में थायराइड तो काम कर रही है, बट उसके फंक्शन को ब्लॉक कर देता है, जस्ट बढ़ा हुआ। तो इसलिए आफ्टर डिलीवरी, बहुत पहले के टाइम पे जो एक डाइट का रेजिम था, तो उनको जो पिनिया डाल के घी के साथ ये सारी चीजें खिलाया जाए, दैट इज वो सॉल्यूशन था कि वापस से हार्मोन को ऑप्टिमाइज करना था, और फीमेल वापस से अपने फैट को लूज करना स्टार्ट करा। आज फीमेल ने क्या सोचा कि मैं ज्यादा फैट खाऊंगी आफ्टर डिलीवरी, तो मैं और मोटी ना हो जाऊं। वो मोटा नहीं हो सकता। यदि घी और जो गोंद और ये चीजें डाली जाती थी उस लड्डुओं में, वो एक तरीके से हार्मोन को बैलेंस करना, ऑप्टिमाइज करना, और बॉडी की इन बॉडी की बहुत सारी ऐसी चीजों को ऑप्टिमाइज करने का एक जरिया था। सो ऐसे में आप देखेंगे कि हम ये प्रोडक्ट एक तरीके से फीमेल्स को हर उस चैलेंज जो वो फेस करती है 40 साल के बाद, और जो उसका डेली का न्यूट्रिशन है, उस सारी चीज़ों को देखते हुए प्रोडक्ट प्लान किया गया है। और इसमें इसका सही तरीका क्या है, यदि इफ़ यू फील मेनोपॉज में आपको कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जॉइंट्स में दिक्कत है, लीवर सही से काम नहीं कर रहा, बेली फैट बढ़ता जा रहा है, मोटे मोटे होते जा रहे हो, नींद कम आ रही है, तो ऐसे में सुबह शाम एक एक आप प्लान कर सकते हो। और यदि आपको लगता है कि यार आई वांट टू बी इन सेफ, मुझे सेफ में रहना है, और मुझे ये सारे फंक्शन ऑप्टिमाइज रहे, मैं अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी पाऊँ, तो डेली वन आप 35 के बाद इसको डेली वन का फॉर्मूला बना सकते हैं। सो ये फंक्शनल वाइटामिन मिनरल्स का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट, जो आपके हॉर्मोन्स, जो आपकी बॉडी की स्ट्रेस, जो आपकी ब्रेन एक्सिस और गट और इम्यूनिटी एक्सिस को बेटर करने का काम करते हैं, अलोंग विद द सो मैनी, जो हमारे 16 विटामिन मिनरल्स का कॉम्प्लेक्स है। इसमें 16 विटामिन मिनरल्स, साथ में प्रोबायोटिक भी है जो आपके गट को सही रखता है। सो एक ऐसा विटामिन मिनरल्स और हर्बल ब्लेंड आप इसको मानेंगे जो फंक्शनल न्यूट्रिशन का काम कर रहा है, और हमारे मेनोपॉज
के जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको मैनेज करके आपको बेटर लाइफ की तरफ लेके जा रहा है। और प्रोबायोटिक तो आप जानते हैं इम्यूनिटी से लेके आपकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गट से ही स्टार्ट होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस उसको नॉर्मलाइज करने का काम करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रोडक्ट भी मैं जरूर रिकमेंड करूंगा उन फीमेल्स के लिए जिनको बहुत सांसें चढ़ रहे हैं 40 साल के आसपास। तो आप एक टैबलेट उसका और एक हीमोफोर्टिन को आप प्लान करेंगे तो ये आपको एक और ज़्यादा एडवांस में आपके फंक्शन को कंट्रोल कर सकता है। यदि आपका एचबी नीचे जा रहा है, आपके हेयर ज़्यादा थिन हो रहे हैं, बाल ज़्यादा पतले हो रहे हैं, बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को साथ में जरूर ऐड ऑन करें। और कोलाजन भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, दैट इज अमेजिंग 40, हीमोफोर्टीन एंड कोलाजन, ये आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी को, स्किन पे और आपके हेयर पे ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा और आप जल्दी से अपने इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। क्वार्टर फोलिक इसमें एक ऐसा पेटेंटेड फोर्थ जनरेशन फोलेट है जो लीवर यदि कम काम करा उसका, उस केस में भी आप फोलिक एसिड के बेनिफिट ले सकते हैं। सो ऐसे में आप देखेंगे कि हम जो फोलिक एसिड है यदि उसकी कमी हो जाए तो वो हार्ट अटैक का कारण बनता, वो ब्रेन डैमेज का कारण बनता, जस्ट फोलिक एसिड की कमी। इसी को न्यूट्रीजिनोमिक्स भी बोला जाता है क्योंकि ये एक तरीके से हमारे डीएनए के और जीन के फंक्शन के लिए काम करता है। साथ में बी 12 भी आ जाए और टीएमजी नाम की चीज होती है सप्लीमेंट में बहुत सारे, उसमें हम अपने वाले जैसे यंग वाले प्रोडक्ट में देखेंगे जो डीएनए मिथाइलेशन पे काम करती हैं। एक्चुअली में क्वार्टर फोलिक जो है वो मिथाइल फोलेट है, यानी कि जो लीवर जिसको फोलिक एसिड को तोड़ के एक्टिव बनाता है, वो ये एक्टिव फॉर्म है। ये जर्नल जैसे अब मार्केट से फोलिक एसिड लेके खाएं, वो आपकी बॉडी में यदि लीवर फैटी है या थोड़ा बहुत लीवर में प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट ही नहीं करेगा। आप खाते रहेंगे वो बाईपास हो जाएगा, खाते रहेंगे बाईपास हो जाएगा। सो क्वार्टर फोलिक एक सॉल्यूशन है, बाईपास नहीं होगा। ये ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म है, सीधा आपकी बॉडी में कंजप्शन में जाएगा। और आयरन जो है ये आपके गट को अनबैलेंस करता है, पेट में लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन मिनरल्स के साथ देखने को मिलती है कि वो गट को हमारी बाउल मूवमेंट को चेंज कर देता है। सो यहाँ जो आयरन है वो बिस ग्लाइसिनेट फॉर्म में है, यानी कि वो जो गट के साथ कोई परेशानी करता था, नाउ इट्स वेरी जेंटल ऑन गट्स। ये बहुत जेंटल तरीके से गट पे रहेगा और ज्यादा एब्जॉर्ब भी होगा। साथ में बी 12, विटामिन सी, जिंक, यहाँ विटामिन सी, जिंक और मैग्नीशियम जो है, एंड क्वार्टर फोलिक, ये आपके बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स, बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जिनको चाहिए डेली बेसिस पे, तो वो भी ऑप्टिमाइज होंगे आपके। साथ में बीट रूट, मोरिंगा, स्पिनच और साथ में ट्रांस रेसिड्यूटोल, एंटी एजिंग एंड पोमेग्रेनेट एक तरीके से आपका एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो ये एक ऐसा एडवांस आयरन फोलिक एसिड के साथ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट और ऐसे मिनरल का कॉम्प्लेक्स है जो आपके हॉर्मोन्स को भी टारगेट करता है, जो आपके स्टेमिना को भी टारगेट करता है, आरबीसी रेड ब्लड काउंट्स को बढ़ा के एचबी बढ़ाने का भी काम करता है। या एथलीट भी इसको ले तो उसका स्टेमिना बढ़ जाएगा, एरोबिक स्टेमिना और कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना। सो ये एक बहुत कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा है। अब कैल्शियम का जमा होना, कम हो जाना, ये सारी चीजें आप देखेंगे, अब्जॉर्ब होना कम हो जाना पोस्ट मेनोपॉज। तो आप कैलमैक डी भी एक डिब्बा जरूर पहले प्लान करें, किसके साथ, अमेजिंग 40 के साथ। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जिसकी हड्डियां या जिसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम चल रही है, उसको लग रहा है कि मैं पहले जितना वेट नहीं उठा पा रही, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं थोड़ा चलते ही, या स्टेयर चढ़ते ही पैर दर्द कर रहे हैं, उस केस में आपको कैलमैक डी भी स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये अकेला कैल्शियम मैग्नीशियम डी नहीं, इसमें मैग्नीज एंड जिंक भी लिया गया जो बोन को सही तरीके से मिनरलाइजेशन करने का काम करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे ओमेगा आपकी हर ब्रेन में से लेके हर ग्लैंड को अच्छा लगता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो यहाँ आप देखेंगे फ्लेक्स और पोस्ट मेनोपॉज में जितना अलसी आप रोस्ट करके या घर पे रख के सैलेड के तौर पे खा सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा एस्ट्रोजन को बैलेंस करने में और हॉट प्लेसेस को, यानी कि फ्लैक्स वाला बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है हॉट प्लेसेस पोस्ट मेनोपॉज न्यूट्रिशनल को आप जब बैलेंस करेंगे। बट इसमें टर्मरिक ऑयल भी डाला गया है। टर्मरिक ऑयल क्या कर रहा है, वही आपका एंटी इन्फ्लामेटरी का काम, पेपरमिंट आपके डाइजेशन में जो आपको एसिडिटी फील होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कैरेट ऑयल आपके लिए एक तरीके से स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये एक जो
ओमेगा है जो फ्लैक्सीड ऑयल से आता है, उसके साथ इसको फंक्शनल एनरिच कर रखा है ऐसी चीज़ों के साथ जो इसकी बायोअवेलेबिलिटी एंड जो इसकी बायो पोटेंसी को बढ़ा के एक वैल्यू एडिशन देता है, जो मार्केट से इसको अलग भी बनाता है और आपके फंक्शन को भी बेटर करता है। क्रिल भी आप इसमें ऑप्शन बना सकते हैं, जिसको लगता है हार्ट की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिखती है, उस केस में हार्ट वाले में जिस बीपी ऊपर नीचे रहता है, ऐसे केस में आप क्रिल ऐड कीजिए इंस्टेड ऑफ द फ्लेक्स एएलए। फ्लेक्स एएलए के अलावा किसके केस में, कार्डियक के केस में, जिसमें बीपी ऊपर नीचे शूट कर रहा है, तो उस केस में आप इसको ऐड ऑन करेंगे, जिसमें ब्रेन के लिए एस्ट्राजेंथिन भी है, इसमें विटामिन के 2 है जो कैल्शियम को हड्डी तक ले जाने का काम करता है, विटामिन ई भी है, और ग्लूटाथाइन भी है जो स्किन को बेटर करने का काम करता है, सो मैनी ट्रांस रेस्पिरेटोरल एंटी एजिंग का काम करता है और आपकी बॉडी में डेड सेल को निकालने का काम करता है। अभी एक वीगन प्रोटीन दोबारा से लॉन्च हो रहा है, होपफुली इस महीने के एंड तक हम इस प्रोडक्ट को लेके आएंगे, आप तक पहुंचाने वाले हैं, या अगले महीने के पहले वीक में, ये फरवरी के पहले वीक में दोबारा से लॉन्च हो रहा है। तो आप डेली यदि 20 से 30 ग्राम प्रोटीन ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी कार्ब की क्रेविंग कम हो जाएगी और आपका वेट जो है वो मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी की शेप एंड टोन जो है वो चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसको वीगन है ये, तो किसी को हाइपो एलर्जिक प्रोटीन इसको बोला जाता है। सो वो अब दोबारा से लॉन्च होने जा रहा है, जिसकी प्रीडिकास्ट वैल्यू वही स्कोर 1 है और रिच इन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। और आप इस तरीके से अपने डेली न्यूट्रिशन को मैनेज कर सकते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारा बहुत ही की प्रोडक्ट है और ये बहुत लेटेस्ट है, पूरे वर्ल्ड में बहुत लेटेस्ट है, नॉट ओनली इन द इंडिया। एनएमएन और जो एंटी एजिंग की मार्केट है, जो सेलुलर एजिंग की बात कर हम जो बात कर रहे हैं, वो आने वाला कल बहुत बड़ा सेगमेंट है और उसमें हमने इंडिया में बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, लोगों को वो नॉलेज दे के, वो प्रोडक्ट दे के, वो एजुकेशन दे के, उनको गाइड करके, और हम सोल के माध्यम से लगभग लगभग 10,000 लोगों तक पहुंच चुके हैं जो इस प्रोडक्ट के यूजर बने और उन्होंने बहुत यूजर बनाए हैं। सो इसके इतने मिरेकल रिजल्ट हैं, बहुत सारी टेस्टिमनी आप देखते हैं, स्किन से लेके, जॉइंट से लेके, नींद से लेके, हार्मोन से लेके, सारी सारी बॉडी के हर एक्सिस पे, हेल्थ के एक्सिस पे, ऑर्गन्स पे ये काम करता है, बिकॉज ये सेलुलर रीप्रोग्रामिंग करता है, वापस से सेल को जिंदा करने का काम करता, नई सेल बनाने का काम करता। और बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। सो मल्टीपल इसमें इंग्रेडिएंट हैं फंक्शनल, जो उसको पावरफुल एंटी एजिंग प्रॉपर्टी को सिनर्जेटिकली बढ़ाते हैं, और आप इसको, इसके रिजल्ट, यदि आप 50 साल से ऊपर हैं तो इसके रिजल्ट बहुत जल्दी दिखेंगे, उससे पहले थोड़े स्लो आएंगे, बिकॉज वो बॉडी की जिस तरीके की एजिंग है, जिस कंडीशन में एनएडी उसका लेवल है, उसी हिसाब से ये रिजल्ट स्लो फास्ट में दिखता है। सो कुछ हमारे साथ ऐसे आयुर्वेदिक सिरप भी हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो डेली टोनर के रूप में, जैसे वोमेन 1 है जिसमें आंवला, अश्वगंधा, शोकस, तावरी, गोखरू, जिंको, सौंठ, सुपारी एंड अजवाइन जैसी चीजें जो आपकी इम्यूनिटी को और आपके हार्मोन को बेटर करने का काम करते हैं। लीवर 1 भी है, आपको लगता है कि मुझे डाइजेशन में ब्लोटिंग रहती है, तो लीवर को जरूर आप टारगेट करें। दो चीजें हैं, एडर्नल एंड लीवर, ये आपको पोस्ट मेनोपॉज, आपको आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, जो आपके जो कम हार्मोन बन रहा है उसको इफेक्टिव करते हैं या और ज्यादा प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो लीवर 1 भी एक बहुत अच्छा है, जहाँ पे एसिडिटी बन रही है, जहाँ पे डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे में ये प्रोडक्ट भी आपको हेल्प करेगा पोस्ट मेनोपॉज में। सो हमने आज का जो फोकस किया, हाउ वी कैन एम्पावर द वुमेन फॉर देयर सेल्फ केयर, कॉन्फिडेंस, वाइटलिटी, एनर्जी, जॉइंट्स, बोन, स्किन, इन सारी चीज़ों पे जो पोस्ट मेनोपॉज हार्मोनल चेंजेस की वजह से डिग्रेडेशन होता है, उस डिग्रेडेशन की बजाय रीबिल्डिंग प्रोसेस पे जाएंगे, एंटी एजिंग पे जाएंगे, होलिस्टिक वेलनेस पे जाएंगे, और मेनोपॉज को एक नए चैप्टर के रूप में अपनाएंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कॉन्फिडेंस के साथ इसको मैनेज करेंगे, अपनी लाइफ को बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे। और यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो ये यूट्यूब पे आपको मिलेगा, आप अपने आ, साथी, सखी, सहेलियों के साथ भी एक बार बैठ के आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और कैसे कैसे हम अपने इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी तो आप जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके नियर डियर हैं उनको जरूर शेयर करेंगे, और हम हेल्प करेंगे टू ऑप्टिमाइज देयर पोस्ट मेनोपॉज, जो एक चैप्टर शुरू हुआ है जिंदगी का,
उसको बेटर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ जीने में हम हेल्प करने वाले हैं। जो ऐसे लोग जिनके पास पैसा भी है बट सॉल्यूशन नहीं पाता, जिसके पास आज उनको पता नहीं कैसे मैं अपनी लाइफ को बेटर कर सकता हूँ, और ऐसे लोगों को भी जो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यदि वो कहते हैं कि जी यस मैं इसको यूज भी कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसको रेफरल करके एक अच्छी रेजिडुअल इनकम के साथ एक हेल्थ ट्रेनरशिप की अपॉर्चुनिटी भी ये प्रोजेक्ट आपको देता है। जिसको भी जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उससे एक बार जरूर बैठें और इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोडक्टों के बारे में आप एक बार जरूर समझें। और ये सारे के सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एविडेंस बेस्ड हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल्ड हैं, जो सेफ हैं, जिसमें कोई ऐसी सिंथेटिक चीज नहीं है, ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो आपकी बॉडी को डैमेज पहुंचाए। कि जैसे मॉडर्न मेडिसिन में क्या है, एक चीज को तो वो कंट्रोल करते हैं, दूसरे ऑर्गन को खराब कर देते हैं, बट दीज आर द फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल जो ड्राइव है साइंस के थ्रू, नेचुरल इंग्रेडिएंट के थ्रू, एंड जो डेवलप किए गए हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज के साथ जो आपके गट, लीवर और किडनी जैसी चीज़ों को सेफली तरीके से हैंडल करते हैं। सो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आज के सेशन को हम क्लोज करने वाले हैं। और फिर से मैं बोलना चाहूँगा वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और सभी वुमेन्स को जो हमारे साथ एसोसिएट हैं और इस परिवार का, क्योंकि परिवार फीमेल्स के बिना कोई परिवार नहीं होता। तो हम यहाँ आपका रिगार्ड, रिस्पेक्ट एंड इंटीग्रिटी को आगे ले जाने के लिए हेल्थ के साथ तैयार हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने क्लोजली सेशन को सुना, और ऑलमोस्ट हजार के हजार लोगों ने 1 घंटे बैठ के सेशन को सुना। और इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको अपने यूट्यूब पे जरूर मिलेगी, चैनल पे। और वो आपकी जो सगी सहेली है इस पूरे उसको जरूर भेजें और उनके साथ इस सेशन को शेयर करने के बाद जरूर बातें करें कि उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सो हम उनके हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।